अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह विश्व ही एक परिवार है और सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी दिख रहा है वह ब्रह्म ही है। उसके अनंतर तत्त्वम असि, वही तुम हो, आदि आशय के वाक्य हमारे वेदों उपनिषदों में उपलब्ध है। हमारा भारत ऐसा विश्व का एकमात्र देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की वकालत करता है। अपने जैसे हमारे शरीर के एक एक अंग हम ही है, हमसे अलग नहीं है। ये हाथ मेरा है, हाथ को जब तकलीफ होती है तो संपूर्ण शरीर वेदनाग्रस्त होता है। इस प्रकार का प्रत्यक्ष प्रायोगिक सिद्धांत इस भारत ने विश्व पटल पर रखा। इस विश्व के किसी भी भाग में जब कोई तकलीफ होती है, जब कोई पीड़ा होती है, जब कभी कहीं मानवता हाहाकार करने लगती है, तो हमारा भारतीय मन जो डगमगाने लगता है, छटपटाने लगता है। इसलिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा ये सिद्ध करा दिया है कि यह विश्व ही परमात्मा है, विश्व ही परमात्मा है। और विश्व जब तक सभी ओर सुबत्ता, समृद्धि, आनंद, प्रसन्नता और सहजीवन का यानी उत्कर्ष नहीं होता, तब तक हमें भी एक मानव इस दृष्टि से आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए विश्व पटल पर होने वाले जो अनेक यानी बदलाव है, उसकी ओर भारत ये विशेष सहृदयता से ध्यान देता है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में इसी घोषणा का पुनरुच्चार किया कि यह संस्कृति सर्वसमावेशक है, यहाँ सभी हमारे हैं, हम सबके हैं। इस प्रकार की विचारधारा इसी भारत से पनपी और संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानकर, और इकाई ही नहीं, यह विश्वरूप परमात्मा है, यह जानकर विश्व सेवा में सदैव यहाँ की संस्कृति सभ्यता संलग्न रही है। आज तालिबान में, आज अफगानिस्तान में ये जो प्रसंग आया हुआ है, इस प्रसंग की ओर भी हम तटस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि विश्व में जैसे हम पूर्व में ही कह चुके हैं कि जैसे शरीर के किसी अंग में अगर कोई तकलीफ हो तो उसकी वेदना संपूर्ण शरीर में होती है, उसी तरह विश्व ही एक घटक है, एक शरीर है, एक इकाई है। इसके किसी भी अंग में अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई वेदना होगी तो संपूर्ण शरीर हाहाकार कर उठेगा और संपूर्ण शरीर बेचैन हो, अस्वस्थ हो जाएगा। आइए, आज अफगानिस्तान, तालिबान, ये प्रश्न अत्यंत यानी प्रचलित हो गया है। यूट्यूब चैनल्स और सरकारी चैनल्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अखबार, ये सब एक ही रटन लगाए हुए हैं, अफगानिस्तान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान। और ये अफगानिस्तान क्या है, इसका हमसे पूर्व में क्या संबंध था, आज अफगानिस्तान की परिस्थिति क्या है, तालिबान क्या है, तालिबान का उत्कर्ष कैसे हुआ और तालिबान इस स्थिति तक कैसे पहुंचा कि आज उसने एक संपूर्ण राष्ट्र को कुछ ही दिनों में अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान का जीवन पद्धति क्या है, तालिब किसे कहते हैं, ये ऐसे अनंत प्रश्न हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। और गूगल भी क्यों न हो, अन्य कोई भी यानी माध्यम क्यों न हो, लेकिन वो आंगिक स्वरूप की ही जानकारी देते हैं। अफगानिस्तान, तालिबान इस विषय में मूलगामी और जिसे कहते हैं समर्पक ऐसी जानकारी नहीं देते। आइए, हम अपने प्रिय पाठकों के लिए, मित्रों के लिए अफगानिस्तान, तालिबान से हमारा क्या संबंध था और आज तालिबान ने
जो अफगानिस्तान में स्थान प्राप्त किया है उसके पीछे की भूमिका क्या है, इस विषय में हम कुछ जानकारियां बटोर लाए हैं और अपने मित्रों तक उन जानकारियों को पहुंचाने का यह एक अल्प प्रयत्न हम कर रहे हैं। तालिबान, ये जो शब्द आता है इसका पूर्व में अर्थ बता दें। तालिब का अर्थ होता है छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, और तालिबान इसी शब्द का बहुवचन है। तालिब से तालिबान बनता है। तालिब का अर्थ होता है छात्र और तालिबान का अर्थ होता है अनेक छात्र, यानी छात्रों का समूह। और इसी तालिबान ने आज अफगानिस्तान को काबू में किया है। आइए इसके सबसे पहले हम देखें कि भारत से अफगानिस्तान का क्या संबंध है। और वायव्य की ओर ये स्थित अफगानिस्तान का प्राचीन इतिहास में गांधार इस नाम से ये प्रदेश पहचाना जाता था। महाभारत के सुप्रसिद्ध जो धृतराष्ट्र जी है, उन राजा धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, वो भी इसी प्रदेश से आई थी। और उसका जो भाई था राजपुत्र शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, वो भी इसी प्रदेश का था। भारतीय संस्कृति में दो जो महान विभूति यानी हुए हैं, वो चाणक्य और पतंजलि, वो भी इसी प्रदेश के निकट जो तक्षशिला नाम का अध्ययन केंद्र था, वहाँ अध्यापन करते थे। एक समय में ये बहुत समृद्ध और समाधानी ऐसा प्रदेश पहले बौद्ध हुआ और उसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं के कब्जे में चला गया। 1001 में गजनी का सुल्तान महमूद, इसने भारत पर आक्रमण किया और पुरुषपुर अर्थात पाकिस्तान में जो अभी है वो पेशावर उसने जीत लिया। आगे चलकर बहुत बार आक्रमण होते रहे और अफगानिस्तान के शासक भारत पर आक्रमण करते रहे। उसमें सबसे आखिर में अहमद शाह अब्दाली, इसने आक्रमण किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा योद्धाओं ने उसको जीत लिया, उसको हराया और उसमें अब्दाली की सेना की मराठों ने बहुत हानि कर दी और इतनी हानि की कि उसके बाद उसने हिंदुस्तान पर कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। उल्टे उसके बाद कुछ सालों के बाद राजा रणजीत सिंह, इस राजा ने अफगान सेना का पराभव किया। अफगान सेना को भगा दिया और संपूर्ण पंजाब, कटक, पेशावर और जमरूद, इन शहरों सहित मुक्त किया। उसके अनंतर ब्रिटिश आए। ब्रिटिशों ने अफगानिस्तान को जीतने के लिए अनेक लड़ाइयाँ की, लेकिन वो अयशस्वी रही। लेकिन ब्रिटिशों की जो कूटनीति थी वो कामयाब रही और उन्होंने 1893 वर्ष में उस समय के अफगान जो अमीर थे अब्दुल रहमान खान, इनसे यानी मांडवली की और एक सीमा रेखा पक्की की। ये काम सर डुरांड, इस ब्रिटिश अधिकारी ने किया। इसीलिए 2670 किलोमीटर लंबी इस सीमा रेखा को ड्यूरंड लाइन कहते हैं। यह रेखा अफगानिस्तान के पठान बहुल प्रदेश को दो विभागों में काटती है और उसमें का एक बड़ा जो हिस्सा है वो भारत में शामिल कर लेते हैं। इस भाग का नाम ब्रिटिशों ने वायव्य सरहद प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP ऐसा रखा था। आगे चलकर 1947 में जो बंटवारा हुआ, उस समय ये जो विभाग है ये पाकिस्तान की जनता और उनके नेताओं के अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहद गांधी, इनके इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान में समाविष्ट किया गया। अभी जो पाकिस्तान है उसमें खैबर पख्तूनख्वा अर्थात खैबर पठान भूमि, ऐसा नाम उसका रखा गया है। यहाँ पठानों की अर्थात पश्तू लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की अभी फिलहाल जो पाकिस्तान का सरदर्द है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP अर्थात
पाकिस्तान के तालिबानी जो मूवमेंट है वो यहाँ चल रही है। यह एक दहशतगर्द मूवमेंट है और उसका उद्देश्य खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान से स्वतंत्र करके उससे अफ़गानिस्तान को जोड़ना, ये उनका उद्देश्य है। इसलिए पठान ड्यूरेंट लाइन मान्य ही नहीं करते। उनके मत के अनुसार ब्रिटिशों ने यह उन पर अन्याय किया है और यही मत पाकिस्तान के तालिबान यानी जो पाकिस्तान की जो तालिबान संगठन है उनका भी यही मत है। इसलिए ऊपर ऊपर टीटीपी और तालिबान ये एक दूसरे के दुश्मन दिखते हैं, लेकिन तालिबान ने काबुल को अपने कब्ज़े में लेने के बाद वहाँ जेल में रहे टीटीपी के सभी जो आतंकवादी थे उनको छोड़ दिया गया है। ये सोचने वाली बात है। दोनों तालिबानों का उद्देश्य पाकिस्तान का यह प्रांत अफगानिस्तान में विलीन करना यही है। का अर्थ होता है छात्र अर्थात विद्यार्थी। तालिबान यह इस शब्द का अनेक वचन है। यह संगठन मुल्ला ओमर और मुल्ला बरादर इन्होंने अपने अन्य सहकारियों के साथ 1994 की वर्ष में कंदाहार में स्थापन की थी। आगे चलकर उसमें पाकिस्तान की निर्वासित अफ़गानी पठानों का उसमें सम्मिलन हुआ और यह अफ़गानिस्तान के कम्युनिस्ट राज्य से भागे हुए पठान निर्वासित पाक अफ़गान सीमा के भाग में पाकिस्तान के ISI इस गुप्तचर संगठन के द्वारा संचालित मदरसों में प्रशिक्षित दहशतवादी युवा थे। उन्हीं का प्रामुख्य से और उसमें भी पठानों का तालिबान में अधिक से अधिक समावेश है। अभी उनकी संख्या करीब 85,000 है ऐसा बताया जाता है। यह सब अत्यंत कठोर और 7वें शतक के इस्लाम और शरिया कानून पालन करने वाले कट्टर मुस्लिम प्रजा है। उनका उद्देश्य सभी देशों में ऐसे ही यानी कट्टर कानून चलाने का है और वो अत्यंत क्रूरता से चलाए जाएंगे। इसकी गवाह उन्होंने पहले अफ़गानिस्तान में 1996 से 2001 तक जो राज किया है उसमें उन्होंने इसका परिचय दे दिया है। अब फिर वही यानी परेशानी मुसीबत अफ़गानिस्तान को घेर रही है। अमेरिका ने तालिबान सरकार को 2001 में जो तालिबानों को जीत लिया, उसके बाद तालिबान के योद्धा पाकिस्तान में भाग गए। उसके बाद अमेरिका ने उनका पीछा करना चाहिए था और उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र देश पाकिस्तान के साथ ऐसा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध अत्यंत मधुर थे और पाकिस्तान को अमेरिका सतत मदद करती थी और पाकिस्तान से ही अफ़गानिस्तान के लिए एम्युनिशंस, खाना आदि प्रकार की दवाइयाँ आदि प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई जा सकती थी। वही उनके लिए उचित मार्ग भी था। इसलिए तालिबान का पूरी तरह उच्छेद नहीं हो पाया। आगे चलकर ओसामा बिन लादेन ये पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपा हुआ मिला और वो बूढ़े दहशतवादी को आखिर ओबामा के सैनिकों ने 2 मई 1911 को पकड़कर मार डाला। ऐसा वो कहते हैं, लेकिन उसमें मारा उन्होंने या नहीं मारा ऐसे कोई सबूत अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं। इस कार्य के बाद 4 अप्रैल 2012 को ओबामा इनके अध्यक्षता में दूसरे चुनाव की मुहिम अमेरिका में शुरू हो गई। अपेक्षा के अनुसार ओबामा इन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद की दूसरा चुनाव भी जीत लिया। उसके बाद इतना होने के बाद भी अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाना नहीं जमा। उसका कारण था उनका बड़ा सैन्य, अधिक नाटो देशों की जो सेना थी वो अफ़गानिस्तान में बैठी हुई थी। उनको खाना पानी
ये पहुंचाने का पाकिस्तान का ही एक मार्ग उनके पास था। यानी इसका अर्थ ये है कि एक अर्थ से अमेरिका का जो हाथ था वो पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। उसमें से छूटने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना पीछे लौटा लेने की बात निश्चित की। ओबामा इनसे जो शुरू हुआ वो हर राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने चुनाव के जो एजेंडा होता है उसमें सेना वापस बुलाई जाएगी ऐसा आश्वासन दिया था। अंत में 2018 में ट्रंप इन्होंने तालिबान का एक जो संस्थापक था और नेता था मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर, उसे पाकिस्तान की जेल से 2010 से जो वहाँ पाकिस्तान की जेल में पड़ा हुआ था उसे छुड़ाकर कतार में बुला लिया। उससे उन्होंने यानी बातचीत शुरू की और उन बातचीत से ये निश्चित किया कि अमेरिकन सेना अफगानिस्तान से वापस बुला ली जाएगी और इसकी उन्होंने योजना भी तैयार कर ली। इसके बदले में तालिबान और अफगान सरकार इन्होंने मिलजुल कर सरकार बनाने का निश्चित किया, लेकिन चुनाव में ट्रंप हार गए। उसके बाद ये जिम्मेदारी नए राष्ट्रपति जो बाइडेन इनके गले में आ पड़ी। उन्होंने तो ट्रंप से भी अधिक इस समस्या को समझा कि तालिबान यानी अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना वापस ले लेनी चाहिए। अमेरिकन सेना अफगानिस्तान में तक लगभग 20 साल तक थी और उन्होंने 20 साल के अंदर ही अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना वापस हो जाएगी ऐसा निश्चित किया था। लेकिन तालिबान को अमेरिकन सेना निकाल लेने की जो तरीका था वो उन्होंने मंजूर किया और ऊपर ही ऊपर उनकी सभी शर्तों को तालिबान ने मंजूर कर लिया। लेकिन उसके बाद वो उन शर्तों से पलट गए और अब अफगानिस्तान में एक सूत्र यानी तालिबान की सत्ता स्थापन करने की शुरुआत हो चुकी है। अभी यानी लगभग नज़दीक ही अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और दूसरे नंबर के जो उनके नेता है अब्दुल्ला, ये दोनों दुबई और कतार में निकल गए हैं, भाग गए हैं। उनकी सेना को हवा में छोड़कर और संपूर्ण सेना यानी जैसे नेता अगर भाग जाए तो सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, उसी तरह इन यानी जो अशरफ गनी और अब्दुल्ला ये जो यानी देश छोड़कर भाग गए, इससे क्या हुआ कि संपूर्ण अफगानी सेना जो थी वो बिखर गई और उनमें एक दिल होकर लड़ने की जो प्रेरणा थी वो भी समाप्त हो गई। उसी में उनके जो युद्ध के साहित्य था उसमें उसका देखभाल करना, उसकी दुरुस्ती करना और ये जो कार्य अमेरिकन यानी ठेकेदारी कर्मचारी करते थे वो भी उस सेना यानी अमेरिकन सेना के साथ वापस चले जाने से वहाँ उनको यानी इम्यूनेशन की पूर्ति और ईंधन आदि प्रकार की यानी कमी होने लगी और जो जख्मी हुए हैं उनको मेडिकल की मदद भी मिलना मुश्किल हो गया। उसके दूसरे और भी कारण हैं जो है कि भ्रष्टाचार और सेना का अपूरा प्रशिक्षण, उसमें शस्त्र अस्त्र और जो लगने वाले जो साधन सामग्री है उससे वो सेना लड़ती है, उसकी कमी बहुत सारी हो गई। उसके बाद धीरज और अपने पक्ष के लिए अपने देश के लिए लड़ने की जो निष्ठा होती है वो भी ज़बरदस्त रहनी चाहिए, लेकिन वो भी वहाँ से समाप्त हो गई। इस तरह जिस तरह शिवाजी महाराज ने छोटे से सैन्य बल के आधार से महाबलाढ्य मुगलों की सेनाओं को परास्त किया था, उस तरह जो एक निष्ठा, एक देश के प्रति निष्ठा चाहिए थी वो भी वहाँ नहीं रही और इस तरह अफगानी सेना अपना पराक्रम नहीं दिखा सकी। उल्टे अनेक जगहों पर उन्होंने अपने प्राण की रक्षा के लिए शरणागति प्राप्त की
और सभी शस्त्र युद्ध सामग्री तालिबान के हवाले कर दी और स्वयं भाग गए। ऐसी सेना से राष्ट्र रक्षण होना असंभव है। अत्यंत थोड़े ही समय में अफगान सेना को देश में बहुत जगह पराभव स्वीकारना पड़ा और उन्हें भागना पड़ा। तालिबान के शासन को सामान्य जनों का विरोध है, विशेष करके युवा बच्चे और महिलाएं। उसका कारण है कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने तालिबान का क्रूर शासन 20 साल पहले अनुभव किया था। उसके अनंतर 20 साल उन्होंने मुक्त यानी प्रजातंत्र का भी आनंद लिया था, इसलिए वो उसका विरोध करते हैं तालिबानी शासन का। और बिगर पठान लोगों का भी, अर्थात ताजिक, हज़ारा, उज़्बेकी आदि वंश के जो नागरिक हैं उनका भी तालिबान के सरकार को विरोध है। इसका कारण है कि तालिबान उनकी जान पर ही यानी जान का ही दुश्मन बना है और उसमें भी ताजिकी लोगों के विरोध में एक यानी संगठन है, एक संगठना है और उसमें लड़ने की प्रेरणा भी है। काबुल के उत्तर में 93 किलोमीटर पर पंजशीर घाटी इस नाम का एक प्रदेश है। उसमें उससे ताजिकिस्तान की सीमा बिल्कुल करीब है और उसी भाग में पहले अहमद शाह मसूद नाम का एक ताजिक वंश का अफगान योद्धा हो चुका है। उसने तालिबान के साथ, जो पहले तालिबान था उसके साथ बहुत कड़ा संघर्ष किया था। उसी ने स्थापित किए हुए नॉर्दर्न अलायंस अर्थात उत्तर के मित्र दल, इस सुसंगठित सेना के साथ तालिबान को संपूर्ण अफगानिस्तान नहीं जीतने दिया था। उसने प्रखर विरोध किया था। उसको लायन ऑफ पंजशीर ऐसा भी कहते हैं। अंत में दंगे का यानी उपयोग किया गया, दंगा किया गया और वो दंगा करके वहाँ अफरा तफरी मचाने की कोशिश की गई। और उसके बाद 2 झूठे ट्यूनीशियन पत्रकारों के भेष में वो टीवी चैनल पर यानी इंटरव्यू लेना है, इस बहाने से 9 सितंबर 1901 को मसूद को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उन पत्रकारों के कैमरों में स्फोटक छिपाई गई और आत्मघाती, वो जो पत्रकार बनकर आए थे वो अल-कायदा के आत्मघाती दहशतवादी थे और उन्होंने वहाँ विस्फोट किया और उस विस्फोट में वो पत्रकारों के सहित मसूद भी मारे गए। उसके 2 दिन के बाद अर्थात 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के दहशतवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भयानक हमला किया। मसूद ये भारत का मित्र था। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी भाग में उसके नाम पर एक रास्ता भी अस्तित्व में है। इसी मसूद का लड़का अहमद मसूद अब 30 साल का है। उसने तालिबान से लड़ाई करने की कसम खा ली। उसके पिता का एक सहयोगी अमरुल्लाह सालेह, ये अब इस समय अफगानिस्तान का उपराष्ट्रपति है। वो उसी पंजशीर घाटी से निकला हुआ है और उसी पंजशीर घाटी में वो पहुंच गया है और उसने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति देश छोड़ के चले गए हैं। उसके लिए अफगानी संविधान के अनुसार वो अब स्वयं ही राष्ट्रपति है। उसने अहमद मसूद के साथ तालिबान से युद्ध करके अपना देश तालिबान से छुड़ा लेने का निश्चित किया है। उसके लिए उसने भारत, ताजिकिस्तान, रशिया और अमेरिका, इन देशों को आह्वान किया है कि ये सब देश उसके नॉर्दर्न अलायंस के सेना की मदद करें। वे अपना देश यानी इस तालिबान के पंजे से छुड़ाकर मुक्त करना चाहते हैं। भारत ने इस आह्वान का गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हम साधन सामग्री और अनाज वगैरह उनको दे सकते हैं और ये देश, ये जो सारी मदद है वो ताजिकिस्तान के मार्ग से हम पहुंचा सकते हैं। ताजिकिस्तान ये भारत का मित्र देश है। रशिया उसी मार्ग से रणगाड़े और मिसाइल्स भी भेज सकता है।
अमेरिका ने उसके बॉम्ब फेंकने वाले विमानों के द्वारा यानी मदद करके तालिबान के जो स्थान है उनको उद्ध्वस्त करना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस दिशा से प्रयास करना ये सभी के सहयोग से ही हो सकता है। और अभी फ़िलहाल तो कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि तालिबान का जो धर्मांध राज्य है वह अगर अफ़गानिस्तान में फिर आ गया तो वहाँ दहशतवाद बढ़ेगा और सभी लोकशाहीवादी जो राष्ट्र है उनको धोखा पैदा हो जाएगा। और इस तरह आज हम देखते हैं कि तालिबान को जैसी जैसे कामयाबी मिलती जा रही है वैसे वैसे दुनिया भर के आतंकवादी खुशियां मना रहे हैं और उत्साहित हो गए हैं। इमरान खान, ये जो पाकिस्तान के अभी पंतप्रधान हैं, उन्होंने भी जाहिर किया है कि वो उनका तालिबान को पूर्ण समर्थन रहेगा। उसी तरह भारत के मुरादाबाद के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, इन्होंने भी तालिबान की कामयाबी पर खुशियां जाहिर की और अपना समर्थन प्रस्तुत किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड MPLB के सदस्य तालिबान की जीत को सलाम करते हैं। इस पर से ऐसा नज़र आता है कि अनेक जगह पर मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों को तालिबान जैसा शासन स्वयं के देश में भी चाहिए है। यह उनकी आंतरिक इच्छा है, ऐसा दिख पड़ता है। तालिबान की क्रूरता को, उनके महिलाओं के विषय में अत्यंत हीन और घृणास्पद विचारधारा को उनका समर्थन ही है। ऐसा देखने में आता है कि दुनिया के एक भी मुस्लिम संगठन ने तालिबान और उनके बर्ताव का यानी शब्द से भी कहीं निषेध नहीं किया है। उल्टे अपने देश के स्वरा भास्कर आदि जो उथले स्त्रीवादी कलाकार हैं, उन्होंने तालिबानी अत्याचारों की तुलना हिंदू दहशतवाद, जो एक काल्पनिक यानी ऐसा काल्पनिक ऐसी एक विचार यानी धारणा निर्माण की है, उसके साथ ही उसकी तुलना करने का प्रयास किया है। वस्तुतः हिंदू दहशतवादी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सर्व समावेशक और सहिष्णु ऐसी संस्कृति है। उसे मालूम नहीं होगा कि तालिबानी जिस राज्य में जो स्त्री ने जिस महिला ने अपने नाखून नेल पॉलिश से रंगाई है, उनके वो उंगलियां भी छाड़ देते हैं। और ऐसा आदेश अपने देश में सभी तालिबानियों को देते हैं कि वो जहाँ कहीं इस प्रकार का यानी स्त्री का सौंदर्य सजावट देखेंगे वहाँ उसका प्रतिकार करेंगे। और अपने देश में ऐसा तो कहीं कहीं दिखता ही नहीं। इसलिए ऐसा लगता है, प्रामाणिकता से ऐसा लगता है कि ये जो स्वरा भास्कर आदि जो स्यूडो सेकुलर जो लोग हैं और झूठे पुरोगामित्व का यानी एक मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, उन लोगों को 1 महीने के लिए तालिबान के शासन में भेज देना चाहिए, ताकि उनको धर्मांध शासन कैसे होता है इसका अनुभव भी आएगा और वो भी शिक्षित हो जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि तालिबान कैसा शासन करते हैं। दुनिया भर के सभी नेताओं ने तालिबान के शासन को मान्यता देने का यानी इनकार कर दिया है। यानी दबाव डालकर कोई देश यदि कब्जे में लेता है तो उसको वो मान्य नहीं करेंगे, ऐसा अमेरिका, यूरोप, हिंदुस्तान यानी भारत, इन देशों ने और अनेक देशों ने जाहिर किया है, ऐलान किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और अन्य संस्थाएं भी अफगानी सरकार के जो अकाउंट्स अन्य देशों में थे उसको उन्होंने रोक रखा है, उस पर बैन लगा दिया। इसलिए अफगानिस्तान में आने वाली सभी प्रकार की जो मदद है वो रुक गई है। अफगानिस्तान के GDP का 43% भाग जो है वो ऐसे ही मदद से मिलता रहता है। इसलिए अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के आगे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानी भी खड़ी दिखती है। उसमें से वो कैसा मार्ग निकालते हैं
और वो स्थानीय लोगों के असंतोष को वो कैसे मुकाबला करते हैं, क्या यानी मारकाट का ही मार्ग चुनते हैं, ये सब देखने वाली बात है। और चाइना की ओर वो मदद के लिए हाथ फैलाएंगे और पाकिस्तान की सीमा पर जो ड्यूरांड लाइन है उसको वो समाप्त करके तालिबान वो प्रदेश को यानी खैबर पख्तूनवा इस भूभाग को कैसे स्वयं में शामिल कर लेते हैं, और ये देखने वाली बात होगी। और अब पाकिस्तान में हज़ारों अफ़गानी लोग वहाँ प्रवेश करेंगे। पहले ही पाकिस्तान जो है वो आर्थिक दृष्टि से जर्जर हो चुका है, इसलिए वहाँ के इस परिस्थिति की प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा ये कैसे व्यवस्था करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे लिए भी कश्मीर में दहशतवादी प्रयास चलते ही रहते हैं। पाकिस्तान सतत हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास करता ही रहता है, और हमें भी अब जागृत रहने का प्रसंग है, क्योंकि अगर हम जागृत नहीं रहे तो तालिबान के सहयोग से पाकिस्तान कश्मीर में और ज़्यादा आतंकवाद भड़का सकता है। हमने 370 जो धारा थी उसको समाप्त कर दिया, और जम्मू कश्मीर लद्दाख ये स्वतंत्र यानी प्रदेश बन गए हैं, और यहाँ अब चुनाव की तैयारियां चल रही है। इसलिए भारत को अभी जागृत रहकर अपनी सीमाओं का और तटस्थता और जागरूकता से संरक्षण करने में यानी पहल करनी होगी, ध्यान देना होगा, और हम भारतीयों को भी अपनी सेना का मनोबल सतत बढ़ाते रखना होगा। श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे आज प्रधानमंत्री है, इनके आत्मनिर्भर भारत और अपनी सेना को मजबूत करने के प्रयासों को हम सभी देशवासी शुभकामनाएं देते हैं और सफलता की कामना करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के पाठकों के लिए उनके अनुरोध पर अफगानिस्तान, तालिबान, कल, आज और कल ये अंक हमने प्रस्तुत किया। आशा है आप इस अंक का भी हार्दिक स्वागत करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, यही यानी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।